हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 9th क्लास का फिजिक्स। जनरली ये 11th में भी कुछ इसका फंडामेंटल पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। मोशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे चैप्टर फर्स्ट आप लोग का मोशन होगा, मगर हम आपको यूनिट्स के बारे में सबसे पहले बताएंगे। और कुछ जो चीज़ें हम पहले वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन आप लोग को दिए थे, उसका डिफिनीसन वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। साइंस का डिफिनीसन जैसे वहाँ पे हम लोग जो दिए थे और यहाँ पे दिए थे सेम ही है, उसको बस समझ लेना है ध्यान से। देखिए, साइंस जो है अगर लैटिन वर्ड देखा जाए तो साइंटिया से लिया गया है, और संस्कृत वर्ड देखा जाए तो विज्ञान। विज्ञान एक वर्ड है संस्कृत में जिसका मतलब हमारा विज्ञान होता है, ठीक है। बाद में हम लोग उसको हिंदी में चेंज करके विज्ञान बोल दिया। और अरेबिक वर्ड इल्म है। देखिए, साइंस लैटिन वर्ड बोला जाएगा साइंटिया से लिया गया है, संस्कृत वर्ड विज्ञान, और अरेबिक वर्ड जो है वो इल्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। सिंपल कि साइंस हम लोग किसको बोलते हैं? एक ऐसा नॉलेज जो ह्यूमंस को, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के बाद जो ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। दो पार्ट में साइंस को बांटे थे, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस में बायोलॉजी का जितना भी पार्ट हो जाता है, जूलॉजी, बॉटनी और भी पैथोलॉजी वगैरह, मतलब जो भी उसका पार्ट आएगा हमारा वो आ जाएगा लिविंग साइंस में। नॉन लिविंग साइंस में हमारा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री जनरली पढ़ते हैं, आपको जियोग्राफी भी बताए थे, ठीक है। इसके साइंस के बारे में कुछ और चीज़ है कि साइंस इज एवर डायनेमिक, मतलब ये फिक्स नहीं कि यही चीज़ें होंगी। ऐसे जैसे साइंस में कोई थ्योरी दे दिया जाता है और उसको ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है कि वही थ्योरी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है कि नया कोई जान ले तो उस थ्योरी में किसी प्रकार का चेंज भी हो सकता है। देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमॉन्ग्स्ट साइंस, ठीक है। मतलब कि साइंस में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है, जो एकदम फिक्स्ड है, 100% श्योर है कि यही एकदम सही है और इसमें कुछ नया बदलाव नहीं हो सकता है। पहले जो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए कि साइंस में पहले माना गया था कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, इस तरह का होता है, सर्कुलर होता है। फिर बाद में उसके बारे में बताया गया कि अर्थ का शेप कैसा होता है। तो बहुत सारा थ्योरी जो है चेंज भी होते रहता है साइंस में। तो ये कोई एक ऐसा अथॉरिटी भी नहीं है साइंस में जो कोई क्वेश्चन ना करे उसके ऊपर, या वो कोई क्वेश्चन उस पर ना उठा सके, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है? कुछ टर्म्स जो यूज होंगे साइंस में। एक हाइपोथेसिस है, एक टर्म, एक एक्सियम है, एक मॉडल है। ये तीनों चीज़ के बारे में समझते हैं हम लोग। इट इज अ सपोजिशन विदाउट एजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू, ठीक है। हम लोग बिना कल्पना के, बिना एजम्पशन के कोई भी चीज़ को सपोज कर लेते हैं कि वो सही है, तो वो हाइपोथेसिस है। किसी एक आदमी द्वारा या किसी एक साइंटिस्ट द्वारा या फिजिसिस्ट द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा मान लिया जाता है किसी चीज़ को ये सही है बिना एजम्पशन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। बहुत सारे जैसे हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस को, अलग अलग जो फिजिक्स के बहुत सारे जानकार जो हैं उनका हाइपोथेसिस भी हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, सपोज कर लिया कि वो सही है बिना किसी एजम्पशन के, ठीक है। एक्सियम होता है, एन एक्सियम इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। एक्सियम जो होता है खुद से स्वतः प्रमाणित जो हमारा ट्रूथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। मॉडल, और मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमेना। मॉडल जो होता है, एक मॉडल दिया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है फिजिक्स में या फिर साइंस में, तो वो इसलिए बनाया जाता है कि एक प्रपोज्ड थ्योरी जो है उसको क्या करने के लिए, जो ऑब्जर्व फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, प्रपोज किया जाता है उसको किसी एक व्यक्ति द्वारा या फिर पूरे एक समूह द्वारा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको मॉडल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स हम किसको बोलेंगे? तो फिजिक्स आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि नेचर, नेचुरल फिनोमेना पिछले वीडियो में देखे होंगे। नेचुरल साइंस ये नॉन लिविंग साइंस में आता है। ये ग्रीक वर्ड फिजिक्स से लिया गया जिसका मतलब नेचर होता है। संस्कृत वर्ड भौतिकी से लिया गया जिसका भी मतलब क्या होता है? नेचर होता है, प्रकृति होता है। फिजिक्स जनरली दो मेन लॉ बेस्ड होते हैं, आप वो हमेशा वो अप्लाई कीजिएगा जब भी फिजिक्स पढ़िएगा। तो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ठीक है। फिजिक्स जो होता है दो बेसिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ठीक है। यूनिफिकेशन हम किसको बोलते हैं, रिडक्शनिज्म किसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। यूनिफिकेशन मतलब होता है कि अटेम्प्ट करना
ठीक है, पूरे फिजिकल फेनोमेना को डाइवर्स करने के लिए, ठीक है, या जो भी फिजिकल फेनोमेना है, ठीक है, उसके ऊपर एक लॉ देने के लिए उसको डाइवर्स करना, एक्सप्लेन करना, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है उसके प्रॉपर्टी को डिराइव करना, ठीक है, जो भी हम लोग थ्योरी दिया गया है उसके प्रॉपर्टी को डिराइव करना, वो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूट करना, जोड़ना उससे, ठीक है, उसके हर एक पार्ट को समझना। तो ये हमारा बेसिक जो चीज़ है फिजिक्स मतलब साइंस के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आप लोग का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये इंट्रोडक्शन में ही समझिए क्या जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्यान से कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पूरा बताएगा। तो आपको सिंपल से पहले मेजरमेंट एंड यूनिट करके एक चैप्टर पढ़ना होगा 11th क्लास में या 9th क्लास में। तो पहले मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे हमको जो चीज़ें होती है उनको कंपेयर करते हैं, सिंपल सा। और ये प्रिंसिपल भी होता है मेजरमेंट का कि चीज़ों का कंपेयर करना, ये कंपैरिजन इज द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। सिंपल से यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, क्वांटिटी हम आपको बताए थे कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है, एनीथिंग विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आपको भी डिफाइन किए थे, अगर पिछले वीडियो में होगा तो, नहीं तो फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ पर बेस्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन है ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि हर वो चीज़ जो फिजिक्स के टर्म में डिस्क्राइब की जा सके और उसका मेजरमेंट जो है वो नेसेसरी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब जो होगा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। नोट यहाँ पे लिखा गया आप लोग को कि जितना भी हमारा द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस, मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ का मेजरमेंट हो रहा है वो बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस पे बेस्ड होता है। द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ measurement of a quantity which has essentially the same nature is that the quantity is called unit of the quantity। जो कि एक लाइन का डेफिनेशन आपको हम बताते हैं, यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड टू विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट। जिस स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड में हम लोग कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उस स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि जिस स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड को या चूजन स्टैंडर्ड को हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसका प्रॉपर्टी उस क्वांटिटी के बराबर ही होता है या क्वांटिटी की तरह ही होता है, उस स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे, डेसीमीटर यूज करेंगे, किलोमीटर यूज करेंगे, वो सब हमारा दिखा रहा है उसके यूनिट को, ठीक है। और ये हमारा कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और उस क्वांटिटी के यूनिट के। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे तो लिखेंगे ना 10 मीटर, ठीक है, उसके बाद मास को मेजर करेंगे लेकिन तो 15 kg, तो 15 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा रहा है, और जो ये हमारा यू kg जो है वो यूनिट को दिखा रहा है, ग्राम भी रहता है जो भी है। तो ये सब हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को और अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं कैसे, देखो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग चेंज करना होता है तो Q1 ऐसे करके Q1 इक्वल टू Q2 अगर हमको बनाना होता है तो उसके यूनिट में किसी प्रकार का चेंज होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg या 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये इसी प्रोसेस द्वारा, इस फार्मूला द्वारा हम लोग चेंज करते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो गया ये हमारा। देखो अगर हमारे पास दो लिए गए हैं यूनिट्स, ठीक है, U1 और U2 2 यूनिट है, और U1 अगर स्मॉलर यूनिट है U2 से, तो हमारा N2 का वैल्यू जो होगा छोटा होगा किससे, N1 से, तभी ना हमारा ये दोनों साइड बराबर होगा। तो इस चीज़ को आप लोग को समझ लेना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरा। यहाँ पे देखिए आप लोग फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, वैसे पता है कि जो इंडिपेंडेंट यूनिट हैं जिसको किसी दूसरे यूनिट के टर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो आप क्वांटिटी आपको इंडिपेंडेंटली लिखते हैं, मास, लेंथ, टाइम, साथ फंडामेंटल क्वांटिटी बताए थे, और उसका साथ कोई यूनिट होगा, तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, बस डिफिनीशन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर नोट्स बनाते रहिएगा, इसलिए कि आप लोग को तो बोल बोल के लिखवाया नहीं जा सकता वैसे करके।
फंडामेंटल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। ये मैकेनिक्स में जनरल लेंथ मास और टाइम के लिए ये जो यूज होता है 3 यूनिट जनरली यूज किया जाता है, और भी यूनिट्स होते हैं 7 यूनिट हम बताए हैं, वो सातों होते हैं। डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं, जो इनके हेल्प से लिखा जाता है, जैसे स्पीड हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आएंगी, ठीक है। उनका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब आएगा। कुछ हम यूनिट कैसे सेलेक्ट करते हैं, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट को सेलेक्ट करने का हमारा जो चॉइस होता है किस प्रकार का होना चाहिए, इट शुड बी सूटेबल साइज, वो सूटेबल साइज का होना चाहिए। जो भी अब हम सेंटीमीटर में ले या मीटर में ले, मतलब आगे चल के हम लोग सिस्टम में यूनिट्स पढ़ेंगे ना, तो वो क्यों बनाया गया, ठीक है। तो एक सूटेबल साइज उसका होना चाहिए। इट शुड बी एक्यूरेटेड डिफाइन, ठीक है, वो हमारा एक्यूरेटली क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी इजीली एसेसिबल, वो एसेसिबल भी होना चाहिए इजीली। इट शुड बी इजीली रिड्यूसिबल, वो रिड्यूसिबल भी होना चाहिए, रिड्यूस भी किया जा सके उसको, ठीक है। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ वो जो होना चाहिए यूनिट वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन दैट मीन्स टेम्परेचर प्रेशर वगैरह बदले तो वो जो होना चाहिए क्वांटिटी हमारा चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मतलब अलग अलग यूनिट्स का मतलब सिस्टम बनाया गया था। सबसे पहले जो है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम इसको बोलते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ब्रिटिश लोग इसको यूज करते थे। विच यूजेज फुट एज द लेंथ, मतलब इसमें हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और सेकेंड के लिए मतलब टाइम के लिए सेकंड का यूज करते हैं। और CGS सिस्टम गॉसियन सिस्टम है। ये सब मतलब ख़त्म क्यों किया गया, सारा सिस्टम ख़त्म करके लास्ट में ऐसा ही सिस्टम आया, CGS सिस्टम आया। तो उसमें इसको गॉसियन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था, मास को मेजर करने के लिए ग्राम, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज किया जाता था। बट MK सिस्टम जैसे ही आया लगभग ये सारे सिस्टम को हटा दिया। ये बहुत स्मॉल सिस्टम था, जनरली इसमें जो भी यूनिट्स होते थे बहुत स्मॉल थे, और इसमें जितने भी हमारे यूनिट्स यूज होते थे फुट पाउंड और सेकंड जो होते थे वो इनकन्वेनियंस थे, इसीलिए उनका यूज नहीं करते थे हम लोग आगे। तो ये सब छोड़ के MK सिस्टम बनाया गया, जो कि मास के लिए हमारा यूज किया गया किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड का यूज किया गया, फंडामेंटल यूनिट। अब इसको मॉडिफाई किया गया, और जो हमारे पूरे अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई यूनिट नहीं था, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करके यूनिट लिख दिया गया, केमिकल यूनिट को ऐड कर दिया गया, फिजिकल यूनिट को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिकल यूनिट हमारा हो जाएगा, करंट का एम्पियर यूज किया गया, और मास ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज किया गया, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज किया गया, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इसमें मिला दिया गया। तो MK सिस्टम को ही मॉडिफाई करके 1971 में जो हमारा है मॉडिफाई करके और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लॉन्च किया गया, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 हमारे जो होते हैं 2 यूनिट जो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। अब वो उनके बारे में हम बताते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो यहाँ पे हम लिखे हैं SI सिस्टम में जो हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके यूनिट कौन कौन है बेसिक क्वांटिटीज के, ठीक है। और कौन कौन बेसिक क्वांटिटी, 7 होते हैं बेसिक क्वांटिटी आप लोग को, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 हो जाएंगे। और 7 के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं बगल में लिखे गए हैं कि मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं, ठीक है। और इन 1, 2 या 3 कोई भी 3 को मिला के, 2 को मिला के, या फिर 4 को मिला के जो क्वांटिटी बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका यूनिट जो होगा क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। सिंबल जो यूज होता है हम लोग का, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट के लिए जो सिंबल, किलोग्राम के लिए हम लोग kg यूज करते हैं, मीटर के लिए m यूज करेंगे,
सेकेंड के लिए एस यूज करेंगे, केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए सी और स्मॉल डी, एम्पियर के लिए एम और ए और मोल के लिए MOL यूज करते हैं। और कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। 3 डायमेंशनल एंगल सॉलिड एंगल होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल को बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगा इसका, सप्लीमेंट्री अगर क्वांटिटी हो तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होगा, प्लेन एंगल का रेडियन होता है, थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम लोग सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन, ठीक है, और सिंबल रेडियन और RAD यूज करेंगे रेडियन के लिए, स्टेरेडियन के लिए SR यूज करेंगे। और सिंबल जो होता है थीटा अल्फा, ये सब एंगल के लिए यूज करते हैं हम लोग, एंगल वगैरह आगे पढ़ेंगे तो। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी, फोर्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फिर हमारा स्पीड हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब जो होगा सब डिराइव्ड होगा। और फंडामेंटल में हमारा जो आ जाएगा वो लेंथ मास, जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट का यूज किया जाएगा, एक बेसिक यूनिट, एक फंडामेंटल यूज किया जाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए कुछ टर्म्स हम लोग यूज करेंगे जैसे डेका, हेक्टो, किलोमीटर वगैरह सब छोटे क्लास में पढ़े होंगे, तो इसमें फिजिक्स में भी यूज किया जाता है मेजरमेंट में, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर लिखते हैं 1 to 16 तक लिखा गया है यहाँ पे, और पावर उसका 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, मतलब देखिए 10 to the power -1 के लिए हम लोग डेसी यूज करेंगे। अगर मीटर में तो डेसीमीटर, डेसीग्राम ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। तो डेसीमीटर 10 to the power -1 हमारा होता है, ठीक है। सेंटीमीटर 10 to the power -2 सेंटीमीटर, 10 to the power -3 हमारा क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। उसके लिए सिंबल उधर m लिखते हैं। 10 to the power -6 माइक्रो, ठीक है। मीटर मतलब लगा रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरे यूनिट में मेजर किया, दूसरे क्वांटिटी के लिए यूज किया जाएगा। तो वो 10 to the power -9 नाइनो के लिए यूज किया जाता है, -12 पिको के लिए, 10 to the power -15 फेम्टो के लिए, 10 to the power -18 एटो के लिए, 10 to the power 1 डेका, 10 to the power 2 हेक्टो और 10 to the power 3 किलो, डेका हेक्टो किलोमीटर पढ़े हैं ना आप लोग, ठीक है। 10 to the power 6 जो होता है मेगा के लिए, 10 to the power 9 गीगा के लिए, 10 to the power 12 टेरा के लिए, 10 to the power 15 पेटा के लिए, 10 to the power 18 जो होता है एक्सा के लिए। इधर सिंबल उसका लिखा गया है, मीटर में होगा तो मीटर में, किलोग्राम में होगा तो किलोग्राम में, या फिर जो भी टर्म में लिखा जाएगा आप लोग लिखिएगा उसको, इसको याद रखिएगा। और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 to the power -10 मीटर, एक लेंथ के लिए ये भी यूनिट यूज किया जाएगा। डायमेंशन हम किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम किसको बोलते हैं। तो जैसे बहुत सारा, जैसे आपसे हम बोल दिए कि लिखिए आप स्पीड का यूनिट लिखिए, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं हम लोग ना। अब इसका डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस जो है उसका हम डायमेंशन लिखते हैं मीटर, ऐसे यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए हम लोग यूज करेंगे लेंथ L, और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे T। और मास नहीं है तो m का पावर 0 है, और L और T का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। बहुत सारा हम आपको एग्जांपल बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारा इसमें डिफिनीशन लिखा है कि डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटीज आर यूज टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारा जो डायमेंशन होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका ये मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस क्वांटिटी का पावर यूज होता है, उस फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बहुत सारा डायमेंशन, तो ये बेसिक 7 गो होता है ना क्वांटिटी, 7 का डायमेंशन। लेंथ के लिए L यूज करेंगे, मास के लिए M, टाइम के लिए T, करंट के लिए A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, और कैंडेला के लिए CD, और टेम्परेचर के लिए K यूज करेंगे हम लोग डायमेंशन के रूप में। और वो ब्रैकेट जो लगाए हैं वो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। देखिए आप लोग कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, कोई जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हम लोग जनरली टोटल लेंथ होता है हमारा, टोटल पाथ लेंथ हम लोग लिखते हैं कि टोटल पाथ लेंथ, और इसका यूनिट जो होता है, पहले आप यूनिट लिखिए, मीटर होता है यूनिट। तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ के लिए हम लोग L यूज करेंगे, तो इसका डायमेंशन L हो जाएगा। और थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मास का पावर 0 L, और टाइम का, क्योंकि हम आपको उधर लिखे हुए थे पहले, ठीक है। जब हम SI सिस्टम में या मैकेनिक्स में हम लोग यूज करेंगे तो लेंथ मास टाइम को हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो लेंथ का पावर 1 है, मगर मास और टाइम का पावर 0 है, तो ये जरूर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वही मीटर होगा, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, m to the power 0, L to the power 1 और T to the power 0, ऐसे करके। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ऐसे डिस्टेंस भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे L, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं T, ठीक है। इसको सिंपल
ऐसे लिखेंगे, मास तो है नहीं, मास टू द पावर 0 L, और t टू द पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, t टू द पावर -1। ऐसे करके एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, स्पीड बाई टाइम, स्पीड बाई टाइम। वेरी गुड। तो स्पीड का आप डायमेंशन डायरेक्ट लिखिए, स्पीड का डायमेंशन कितना लिखे हम, ml t टू द पावर -1 लिखे, और टाइम का डायमेंशन क्या लिखेंगे, t। तो t का पावर 1 जाएगा ऊपर तो -1, t टू द पावर कितना हो जाएगा हमारा -2, तो m टू द पावर 0 L टू t टू द पावर कितना हो जाएगा -2। सिर्फ LT -2 भी लिखिएगा तो सही है, मगर m टू द पावर 0 लिख दिए। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। मास के लिए तो m लिखेंगे, और वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, LT -1। यहाँ पे लिखे है ना LT -1, लिख देंगे LT -1। ठीक है। फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए तो m हो गया डायमेंशन इसका, और एक्सेलरेशन का LT -2 होगा। ठीक है। वर्क का हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, मास mLT -2 होता है। ठीक है, और s डिस्प्लेसमेंट के मीटर के लिए क्या यूज करेंगे, l। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mL2T -2। ठीक है। और पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी या वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाई टाइम हम लोग लिखते हैं। तो एनर्जी के लिए आप देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, mL2T -2, और टाइम का डायमेंशन t होता है, तो t का पावर -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, mL2T का पावर -3। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को जाननी है। और एक बात याद रखिएगा कि डायमेंशन जो होता है, कोई भी नंबर, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² फार्मूला लिखते हैं, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। कोई भी नंबर अगर आप लोग का आता है तो उस नंबर का कोई हमारा डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा चीज़ और डायमेंशन के बारे में जान लीजिए कि कोई फार्मूला अगर आपको डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिक्स में उसको इनकरेक्ट माना जाएगा, न्यूमेरिकली भी वो इनकरेक्ट होगा। और कोई फार्मूला न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है तो वो हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, क्योंकि नंबर को तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है तो वो इनकरेक्ट है ही, वो कभी करेक्ट नहीं हो सकता है। मगर कोई फार्मूला न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे न्यूमेरिकली वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा आप लोग ऐसे निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग शायद मैकेनिक्स स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रख